तो फिर से बताता हूं रमन इफेक्ट में क्या होता है। रमन इफेक्ट में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फोटॉन हमारे मॉलिक्यूल से टकराता है और हमारे मॉलिक्यूल में उस मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल या रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज लेके आ जाता है। अब यहां ये ध्यान देना है कि फोटॉन का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि जो फोटॉन है वो विजिबल लाइट का है। अगर फोटॉन का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा तो फोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ला सकता है ना, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इस बात को क्लियर रखना है कि रमन इफेक्ट में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन या इमिशन ऑफ फोटॉन यानी क्वांटाइज्ड चेंज इन द एनर्जी लेवल नहीं होता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे सेकेंड चीज की। अ, दो पॉसिबिलिटी, अगर आने वाले रेडिएशन की का फोटॉन और हमारे मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन इलास्टिक है, यानी इफ द कोलिजन बिटवीन photon and molecule is elastic, after scattering there is no change in frequency or wavelength or energy of photon। अगर हमारा फोटॉन आया, टकराया, टकराने से इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन मीन्स देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, किसी भी तरह का एनर्जी का कोई नुकसान या फायदा नहीं हुआ, तो हमारा इलेक्ट्रॉन उस टक्कर से टकरा के बिखर जाएगा, फोटॉन इधर उधर चला जाएगा, सॉरी। और उस फोटॉन की न तो फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव आएगा, न ही वेवलेंथ में, न एनर्जी में। यानी कि अगर मैं कहूं कि इंसिडेंट ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एनर्जी की वैल्यू एच न्यू है, तो आफ्टर स्कैटरिंग एच न्यू नॉट ले लेते हैं, ठीक है ना। आफ्टर स्कैटरिंग भी यही रहेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू नॉट ही रहेगा। या हम ये न्यू एस की बात करें तो यहां क्या होगा, एच न्यू नॉट इज इक्वल टू होगा एच न्यू एस, स्कैटर्ड लाइट, ठीक है। तो इस तरह के ट्रांजिशन को जहां पर कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, हम कहेंगे रमन इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिला। ये रेले स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। नेटवर्क इस समय बहुत खराब है बेटा, क्योंकि मैंने बहुत लो क्वालिटी पे करके रखा हुआ है अभी, उसके बाद भी अटक रहा है तो बड़ी मुश्किल स्थिति होगी, है ना। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो स्किप कर देंगे, मैं इवनिंग या किसी और टाइम ले लूंगा। रेले स्कैटरिंग, इस तरह की स्कैटरिंग को हम कहते हैं रेले स्कैटरिंग। बोर्ड दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं दिख रहा है, फिर से यही दिक्कत हो रही है। हाँ, नेटवर्क की दिक्कत है। एक सेकंड रुकिए, मैं फिर से रिस्टार्ट करके देखता हूँ, शायद अभी। नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम है ही। चलो मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये भी करके देख लेते हैं। अभी
चलिए, जब तक दिख रहा है तब तक स्क्रीनशॉट लें, तो फिर अगला टॉपिक इसी में बताऊं मैं आपको। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट बनता है कि अगर कोलिजन के बाद या कोलिजन के दौरान, कोलिजन मतलब समझ रहे हैं ना, टक्कर, जब हमारा फोटॉन हमारे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, इस दौरान फोटॉन और हमारे मॉलिक्यूल के बीच थोड़ा एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए, नॉट कंप्लीट फोटॉन, ठीक है ना, थोड़ी एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए, तो दो पॉसिबिलिटी होगी। ऐसे केस में आप पाएंगे कि या तो हमारे स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी, यानी या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, या तो वेवलेंथ घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, दोनों में ध्यान रखेंगे। एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगा, ठीक है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ देयर इज any small exchange of energy occurs between photon and molecule during collision, the energy of scattered light will be increased or decreased. So, अब हम आते हैं रमन इफेक्ट पे। यही है रमन इफेक्ट। So, Raman effect may be defined as the phenomenon due to which scattered light has a slightly different frequency from that of incident light, and and there occurs a change in atomic oscillation within the molecule. So, the phenomenon due to which, यानी जिस कारण से, ड्यू टू विच देयर इज स्लाइट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन, आप फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज कर सकते हो, वेवलेंथ वर्ड यूज कर सकते हो, एनर्जी से बचना, लेकिन फिर भी आप एनर्जी भी यूज कर सकते हो, ऑफ scattered light than incident light than that of is called रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट की डेफिनेशन हमारी पूरी हो गई, ठीक है, जनरल डेफिनेशन। अब रमन इफेक्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे दो थ्योरीज के बेस पे। पहली थ्योरी है हमारी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, यानी कि नई थ्योरी क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ रमन थ्योरी। मिटा दूं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ठीक है, ले लें आप लोग। अच्छा, मेरी राइटिंग समझ में आ रही ना? मेरे को कर्सिव लिखने की आदत है, तो पता चला ऐसे। हाँ,
मिटा देता हूं, ठीक है ना। ऐसे कुछ चीजें मैं बोल के लिखवाऊं तो आप लोग लिख पाएंगे। क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट बहुत अच्छे से आपकी बुक में दिया हुआ है, अगर आप लोग कौर की बुक यूज कर रहे हैं तो, है ना। बिल्कुल कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, 5-7 पॉइंट में। 4 पॉइंट में हमारी बात पूरी हो जाती है, 4-5 पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट कहता है द क्वांटम ऑफ रेडिएशन एच न्यू ई एक्स ऑफ इंसिडेंट लाइट कोलाइड्स विद द मॉलिक्यूल if it is scattered without any energy loss, the scattered light will have the same frequency as the incident light. The phenomenon is called Rayleigh scattering. पहले ही बता दिया कि मान लो कि जो इंसिडेंट लाइट है हमारी बुक में ई एक्स से मैं न्यू करके रखता हूं, ठीक है ना। इंसिडेंट लाइट के लिए जो एनर्जी है एच न्यू नॉट है, और स्कैटर्ड लाइट भी जो है आफ्टर स्कैटरिंग, अगर उसकी एनर्जी भी एच न्यू नॉट ही रहे, यानी देयर इज नो चेंज, कोई चेंज हुआ ही नहीं लाइट की फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ में, सो नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी लैम्डा और एनर्जी, तो दिस इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग। शॉर्ट में लिख दिया अपन ने। सेकेंड पॉइंट कहता है इफ द इंसिडेंट रेडिएशन ट्रांसफर्स a part of its energy to one of the vibrational or rotational energy state of the molecule in the form of quantum h nu m, then the scattered light will have slightly lower frequency. अब टकराते हुए हमारा प्रोटॉन किस कंडीशन में टकराता है के ऊपर है। सेकेंड, अगर फोटोन अपनी कुछ एनर्जी, फोटोन की एनर्जी क्या है हमारे इंसिडेंट लाइट में एच न्यू, इफ photon transfers small amount of energy to any, फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई, वाइब्रेशनल और, ठीक है, रोटेशनल लेवल ऑफ मॉलिक्यूल, और भी क्लासेस लगी क्या आज, से एच न्यू एम, मान लो इतनी एनर्जी हमारा फोटोन दे रहा है मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल के किसी वाइब्रेशनल स्टेट को या रोटेशनल एनर्जी लेवल को इतनी एनर्जी दे रहा है, तो बचा कितना, जो बचेगा रिमेनिंग एनर्जी जो होगी वो होगी एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू एम, ठीक है। इसको हम कहते हैं एच न्यू स्कैटर्ड एस, और इस बार जो एनर्जी होगी ई प्राइम वो लेस देन होगी ई नॉट, इससे कम होगी। तो ये जो है एनर्जी में कमी आ जाना, यानी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ ज्यादा मिलेगा, इसको कहेंगे रमन इफेक्ट की स्टोक्स लाइन। इस तरह से जो हमको लाइंस मिलेंगी स्पेक्ट्रम की, दैट आर कॉल्ड स्टोक्स लाइंस, ठीक है। स्टोक्स लाइन in the honor of C.G. Stokes,
सीजी स्टोक एक साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में ये नाम दिया गया। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है कि हमारा फोटोन एनर्जी ट्रांसफर इस तरीके से हो कि वो ऑलरेडी किसी एक्साइटेड स्टेट में पहले से उपस्थित मॉलिक्यूल से टकरा जाए। मतलब मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे जरूरी थोड़े है कि ग्राउंड स्टेट पे ही होगा वाइब्रेशन के। हो सकता है वो एक्साइटेड स्टेट वाइब्रेशन नंबर 1 पे या V इज इक्वल टू 2 पे हो, और ऐसे में हमारा मॉलिक्यूल उससे टकरा जाए। तो ऐसे में होगा ये कि हमारा मॉलिक्यूल उसकी एनर्जी को थोड़ा सा ले लेगा, और जब उसकी एनर्जी को ले लेगा तो इफ E scattered is greater than E naught, तो ऐसे में न्यू स्कैटर्ड भी ग्रेटर देन क्या होगा? न्यू नॉट। और यहां क्या हुआ है? यहां हुआ है एच न्यू नॉट में एच न्यू एम का समेशन जुड़ गया, कुछ एनर्जी जुड़ गई। तो इससे हमारे स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी बढ़ गई। स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी बढ़ गई तो जो लाइंस मिलेंगी वो लाइंस कहलाएंगी एंटी स्टॉक लाइन। तो मेरा ख्याल है बहुत सरल है रमन स्पेक्ट्रम को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बेस पे एक्सप्लेन करना कि भाई अगर हमारा मॉलिक्यूल, हमारा फोटोन किसी झूलते हुए मॉलिक्यूल के पास जाके टकराया तो तीन चीजें हो सकती हैं। मेजॉरिटी ऑफ केस में 90% या उससे ज्यादा रेडिएशन टकराते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। सो मैक्सिमम या नियरली ऑल द रेडिएशन इज विदाउट चेंज इन एनी एनर्जी और रेले स्कैटरिंग। लेकिन बहुत कम रेडिएशंस ऐसी भी देखने को मिलती हैं जिनकी एनर्जी या तो स्लाइटली बढ़ गई है या तो स्लाइटली घट गई है। इनको हम रमन लाइंस के नाम से जानते हैं। अब दो कंडीशन हो सकती है रमन लाइन में कि हमारा फोटोन आया, और इसको इस तरीके से समझें कि झूले में रिटर्न होते हुए झूले पे पीछे से टकराया, तो क्या होगा? फोटोन अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा उसको दे देगा, झूले का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप ऐसे आते हुए झूले से टकराए तो क्या होगा? अपोजिट नहीं है ना, डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा? थोड़ी एनर्जी इसकी इसमें चली जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये फैल के इधर आएगा। अब जब आएगा तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो चुकी है। दिस इज कॉल्ड स्टॉक्स लाइन। ऐसे में वेवलेंथ बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। लेकिन झूलते हुए झूले में ये दो टाइप से टकरा सकते हैं। मैंने कहा तब जब झूला और इसका डायरेक्शन सेम है। जब झूला और इसका डायरेक्शन अपोजिट है तब क्या होगा? तब होगा ये कि झूला इसको एनर्जी दे देगा थोड़ी सी, यानी कि वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा हमारे फोटोन को ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से हमारे फोटोन की स्कैटरिंग के बाद रेडिएशन या एनर्जी बढ़ जाएगी और एंटी स्टॉक लाइन बनेगा। ये तो हुआ टोटल एक्सप्लेनेशन आपके रमन स्पेक्ट्रम का। अब इसके बाद बारी आती है, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट आपकी बुक में कहता है एप्लीकेशन ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ शोज दैट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज फॉर स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स रमन बैंड आर गिवन बाय। अगर हम दोनों के रेशियो को देखें, आई तीव्रता, आई मतलब तीव्रता किसकी? एंटी स्टोक डिवाइडेड बाय आई स्टोक इक्वल्स टू, एंटी स्टोक में क्या हुआ था? प्लस हो गया था, एनर्जी हमारे रेडिएशन की बढ़ गई थी। तो ये कब होगा? जब न्यू प्लस में थोड़ा सा डेल न्यू जुड़ जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी जुड़ जाएगी, अपॉन न्यू माइनस डेल न्यू। अगर घट गई तो वो स्टोक्स लाइन और बढ़ गई तो एंटी स्टोक्स लाइन। ठीक। EXP
यहां माइनस क्या है इसमें, एच डेल न्यू अपॉन के टी। जहां के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू बार क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, और डेल न्यू जितनी एनर्जी में चेंज आया है। ठीक, वेयर डेल न्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रमन शिफ्ट। तो डेल न्यू क्या बोला जाता है आपका, रमन शिफ्ट। कभी पूछ ले रमन शिफ्ट क्या है तो आप कैसे बताएंगे, तो रमन शिफ्ट जो है किसी भी फ्रीक्वेंसी में वो चेंज है, यानी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में रमन स्कैटरिंग की फ्रीक्वेंसी कितना डिस्टेंस पे पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड रमन शिफ्ट। यानी कितनी एनर्जी उसकी बढ़ी या घटी, दैट इज रमन शिफ्ट। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ स्कैटर्ड लाइट thus shows in addition to a very intense line due to Rayleigh scattering a pattern of line shifted frequencies which constitute the Raman spectrum. The quantized energy difference corresponds to the difference in the vibrational and rotational energy level of the molecule. रमन स्पेक्ट्रम कैसे दिखेगा, एक अंदाजा है कि रमन स्पेक्ट्रम आपको ऐसा दिखाई देगा, ये बड़ी शार्प लाइन, ये सबसे बढ़िया लाइन आपको किसकी मिलेगी, रेले स्कैटरिंग की। इसके बाद अगर हम लैम्डा की बात करें, वेवलेंथ के बेस पे इधर इंक्रीज हो रही है, तो आप देखेंगे कि ये लैम्डा बढ़ रहा है, यानी कि ये स्टोक्स लाइन है जिनकी एनर्जी कम है, और लैम्डा इधर घट रहा है, ये एंटी स्टोक्स लाइन है जिनकी एनर्जी इधर बढ़ रही है। तो आपको स्टोक्स लाइन फिर भी क्या होगा, ज्यादा चमकदार दिखाई देंगी, किसकी तुलना में, एंटी स्टोक की तुलना में। ठीक, तो ये हमारा हुआ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटिंग रेडिएशन मस्ट बी सच दैट नो एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अकर। इफ द सैंपल इज absorbing in the region of the incident light, it will reabsorb the Raman scattering frequency. This will make difficult to detect Raman line. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो रेडिएशन आप इंसिडेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, उस रेंज की लाइट को हमारा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का रेंज और हमारे विजिबल लाइट के रेंज में डिफरेंस होना चाहिए। पता चला सेम रेंज का दे दिया तो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और ऐसे में फिर जो लाइंस मिलेंगी आपको वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के कारण मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। आवाज आ रही? तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक बंद करते हैं क्योंकि आपकी लाइट और शायद नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। तो ठीक है, आज जितना बताना था उतना लगभग हो गया। मैं इसकी वीडियो आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा वीडियो मिल जाएगा।